हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे इकोनॉमी एंड गवर्नेंस की जो क्लास चल रही है, आज उस क्लास का थर्ड पार्ट है, मतलब उसी टॉपिक से लेकर आज ये क्लास तो शायद हमारी ये 5th क्लास है, क्योंकि पहले हम वो कैग वाला कर चुके हैं, वित्त आयोग कर चुके हैं। उसके बाद हम अर्थशास्त्र की जो कंसेप्ट है, मूल अवधारणा है, उसके टाइप्स हैं, फिर जो ये माइक्रो इकोनॉमिक कर चुके हैं हम सारा, जो हमसे पूछा गया है। आज हम करेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। ठीक है, तो आज ये इकोनॉमी वाला तो जो ये पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई वगैरह का कुछ पार्ट है, हम उसके बाद वो करेंगे। तो आज हम करेंगे एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के उस निर्णयों से है जो वह अपने संसाधनों के सीमित होने के कारण लेता है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? मनुष्य के उन निर्णयों से है जो वह अपने संसाधनों के सीमित होने के कारण लेता है। यह निर्णय उत्पादन, उपभोग, बचत तथा निवेश की क्रियाओं से संबंधित है। सीमित साधनों और अनंत आवश्यकता के कारण मनुष्य का निर्णय लेना इतना सरल और आसान नहीं है, क्योंकि जब अगर साधन सीमित हैं तो उसको सिलेक्शन करके चीज़ों को लेना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो उसके लिए यह डिसीजन करना इतना सरल और आसान नहीं है। फिर भी उसे अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान कर वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करना होता है। इसी प्रकार समाज में उत्पादित वस्तुओं का वितरण उचित तरीके से होना चाहिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इसलिए उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित है। जो अर्थशास्त्र उसकी समस्या किससे संबंधित है? उत्पादन, उपभोग और वितरण से। ठीक है, अब इसने क्यों कहा है कि मतलब जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो तो असीमित हैं। आवश्यकताएं यहाँ पर क्या है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवश्यकताएं मीन्स जैसे कि इच्छाएं। अब मनुष्य की इच्छाएं हैं वो असीमित हैं और साधन सीमित है। साधन मतलब उसके पास जो पूंजी है, जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है वो सीमित है उसके पास। ठीक है, इसलिए उसके लिए किसी भी चीज़ को लेना, खरीदना या अपनी इच्छा पूर्ति करना, उसका डिसीजन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, और जब जैसे जैसे आदमी के पास साधन बढ़ते जाते हैं तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। अब मान लो कि जैसे कि बच्चा हो गया 6th-7 क्लास में, और वो क्या सोचता है कि अब मेरे पास तो है ना भाई साइकिल होनी चाहिए। और अब पेरेंट्स की, मान लो पेरेंट्स जैसे दुख सुख पाके उसको साइकिल दिला भी दें तो वो साइकिल पे जाने लग जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी किसी इच्छा को मार के बच्चे की इच्छा पूरी कर रहे हैं। अगर उसके पास साधन कम है, यानी उसकी जो पूंजी है, जो श्रम है, उसके पास जो स्कोप है उस चीज़ को लेने के कम है तो ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है सोचता है यार तू तो अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब तो तेरे पास स्कूटी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही 10th स्टैंडर्ड पार कर लेता है, 12th पार कर लेता है, फिर सोचता है अरे ये स्कूटी, अब तो मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे पास तो है ना बाइक होनी चाहिए, और वो भी इनफील्ड होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्या है, आदमी की जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके पास जो साधन है वो उपलब्ध नहीं होते। मतलब जो उस इच्छा की पूर्ति कैसे करेगा, किसी ना किसी चीज़ को तो पे करना पड़ेगा उसके बदले में से, तो वो एक चीज़ से समझौता करेगा, फिर दूसरी चीज़ की पूर्ति करेगा। लेकिन ये भी बात सच है कि जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, साधन बढ़ते जाते हैं, तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। और यही कारण है कि जिससे अर्थशास्त्र में जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती रहती हैं और उनका डिसीजन करना इतना आसान नहीं होता। आगे हम देखेंगे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती ही क्यों हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं आर्थिक समस्याएं। तो ये देखेंगे हम कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन सीमित हैं और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अब देखो ये वही बात आ गई ना, आवश्यकताएं असीमित हैं। आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य की ज़रूरतें हैं। जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। साधन सीमित है। साधन का मतलब यहाँ किसी विकल्प से नहीं है, साधन है जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने का माध्यम बने। जैसे अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले में हमें पैसा देना पड़ेगा, तो ये उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को पे करने का, पाने का जो हम बदले में पे करते हैं वो साधन है। और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अब वैकल्पिक क्या है? जैसे वैकल्पिक प्रश्न आते हैं हमारे
ऑप्शनल, हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आंसर लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, मतलब अपनी इच्छा से साधनों का प्रयोग करना कि भाई अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें साधन मतलब कौन सी चीज़ पे ये खर्च करना है, कौन सी चीज़ को हमें पाना है। तो इच्छा के अनुसार साधनों का प्रयोग। असीमित आवश्यकता है, एक बार इसको फुली एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है और अच्छे से समझ आ जाएगा। मनुष्य को अपने जीवित रहने के लिए अपनी मौलिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना अति आवश्यक है। उदाहरण, मनुष्य को भोजन, पानी, वस्त्र और आवास आदि जीवित रहने के लिए जरूरी है। यही ज़रूरतें उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आ गया ना यही कि जो इसकी क्या है, ये इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि मनुष्य को जीवन का उच्च स्तर पाना है तो मात्र भोजन, जल, वस्त्र और आवास की संतुष्टि से वह कभी शांत नहीं बैठता। स्वभाव से वह जीवित रहने की आवश्यकताओं से भी कुछ अधिक पाने के लिए लालायित रहता है। यह उसकी आदत में शामिल है। वह एक आवश्यकता की पूर्ति और संतुष्टि करता है तो अन्य दूसरी अनेक आवश्यकताएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यह सिलसिला सीमा विहीन रहता है, जो यह प्रमाणित करता है कि आवश्यकताएं असीमित हैं। वही बात आ गई ना कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। वो एक चीज़ को पा लेता है, थोड़ा उसका स्टैंडर्ड हाई होता है तो फिर उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, फिर वो और अलग अलग चीज़ों को पाने के लिए लालायित हो उठता है। यानी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से सौ गुजारा नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। वह अगर किसी के पास एक है तो फिर वो 2 पाने की इच्छा करता है, 2 है तो फिर 4 पाने की इच्छा करता है। ये सिलसिला सभी के साथ चलता रहता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा इस तथ्य को समझें। माना नेहा कुछ भोजन, एक ब्लाउज, अपनी माँ के लिए रसोई के बर्तन, भाई के लिए मिठाई और छोटी बहन के लिए चूड़ियाँ क्रय करना चाहती है। नेहा द्वारा क्रय करने की अन्य वस्तुओं में से ये कतिपय वस्तुएं हैं, मतलब ये ज़रूरी वस्तुएं हैं, भाई इसको इन चीज़ों को तो खरीदना ही पड़ेगा, जो वह अधिक धन होने पर खरीद सकती है। उसके पास क्रय के लिए पैसे कम है, वह अपनी इच्छा अनुसार क्रय करने में असमर्थ है। अब उसकी ज़रूरतें तो इतनी है और उसके पास पैसे कम है, तो वो चीज़ों को खरीदने में असमर्थ है। अतः यह उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता है कि आवश्यकताएं असीमित है। अब वो चाहती तो है कि मैं भाई के लिए मिठाई भी खरीद लूँ, छोटी बहन के लिए चूड़ियाँ भी खरीद लूँ, माँ के लिए रसोई के बर्तन भी खरीद लूँ, अपने लिए एक ब्लाउज भी खरीद लूँ, कुछ भोजन भी खरीद लूँ, लेकिन इन चीज़ों वो उसकी सिर्फ इच्छाएँ हैं, उनको पाने के लिए उसके पास इतने पैसे तो नहीं हैं, तो इसलिए वो उन चीज़ों को खरीदने के लिए क्रय करने में असमर्थ है। तो इसलिए कहा गया है कि जो आवश्यकताएँ हैं वो असीमित हैं। अब सीमित साधन, हम कह सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरण में उल्लेखित वस्तुएं कुछ मूल्य चुकाकर प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब कोई भी आवश्यकता है उसको पाने के लिए उसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। हम कल्पना करते हैं कि नेहा के पास केवल 1,000 रुपये हैं जिन्हें व्यय किया जा सकता है, किंतु इन कम रुपयों में निश्चित है कि वह अपनी सारी इच्छा की जो वस्तुएं हैं उनको क्रय नहीं कर पाएगी। भोजन मिलता है 150 रुपये में, ब्लाउज का मूल्य है 200 रुपये, बर्तन का मूल्य है 600 रुपये, मिठाई के डिब्बे की कीमत है 200 रुपये, चूड़ियों के सेट का मूल्य है 50 रुपये। यदि इन सभी वस्तुओं को नेहा एक साथ क्रय करे तो उसे रुपये 1200 व्यय कर देंगे। यानी कि ये सारी जो इच्छाएं उसने अभी अपनी व्यक्त की हैं तो उन सभी चीज़ों की कीमत 1200 रुपये उसे चुकानी पड़ेगी, जबकि उसके पास मात्र 1000 रुपये हैं। तो अतः अब नेहा को खरीदारी को अपने साधनों के अनुसार समायोजित करना पड़ेगा। भैया उसे एडजस्ट करने पड़ेंगे कि कौन सी चीज़ उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो 1200 के सामान जो 1200 के सामने उसके साधन सीमित रह गए हैं, भी 1000 है रुपये तो उसके पास। तो इस तरह हर व्यक्ति की आय कम या अधिक हो सकती है पर असीमित नहीं है। अतः लोगों के पास उपलब्ध साधन अथवा आय सीमित अथवा दुर्लभ होती है। ठीक है, जो साधन है, जो आय है वो सीमित होती है या फिर किसी के लिए वो बिल्कुल दुर्लभ हो जाती है। साधनों में जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम शामिल है। मैंने कहा ना साधन का मतलब यहाँ किसी विकल्प से नहीं है। साधनों में क्या क्या शामिल है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है, ये साधन है। ठीक है, विश्व में इन साधनों की प्रचुरता नहीं है, ये दुर्लभ हैं, जिसका अर्थ स्पष्ट है कि इन साधनों की मांग उनकी उपलब्ध मात्रा से कहीं अधिक है। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। उपरोक्त उदाहरण से एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि एक साधन का अनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। नेहा अपने सीमित साधन से अनेक विभिन्न वस्तुओं में से अपनी इच्छित कोई भी वस्तु खरीद सकती है, किंतु एक बार किसी वस्तु की खरीदारी का निर्णय करने के बाद वह अन्य कोई वस्तु नहीं खरीद पाएगी, क्योंकि उसके साधन का एक भाग एक ही साधन के क्रय पर व्यय हो जाएगा और शेष रुपये 400 को वह ब्लाउज या मिठाई पर व्यय कर देती है। अन्य वस्तुएं कैसे क्रय करें,
उसे अपने साधनों का वैकल्पिक प्रयोग तलाशना पड़ेगा। भाई उनमें से उसमें कौन सी उसकी इच्छा कर रही है, कौन सा उसके लिए ज़रूरी है, तो ये उसको तो सोचना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक भूखंड पर आप कृषि कार्य कर सकते हैं, कोई कारखाना लगा सकते हैं, विद्यालय खड़ा कर सकते हैं या कोई अस्पताल खोल सकते हैं। इसी प्रकार एक श्रमिक खेत जोतने, टोकरी बनाने अथवा सब्जी बेचने में उपयोग किया जा सकता है। अतः हम देखते हैं कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। अब साधन क्या है, किसी के पास अच्छा पैसा हो तो वो ज़मीन खरीद के मतलब भी किसी का खेत ले लिया, उस पर कृषि कर सकता है, कोई कारखाना लगा सकता है, विद्यालय खड़ा कर सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है, ठीक है। और एक श्रमिक क्या कर सकता है, खेतों में काम कर सकता है, कुछ मतलब उसको अपना हाथ का काम आता है, जैसे टोकरी बनाना या कुछ और बना कर सकता है, सब्जियाँ बेचना कर सकता है। तो ये साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं जिससे वो अपने साधनों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट होता है कि आवश्यकताएं तो असीमित है, किंतु मतलब उनकी संतुष्टि के लिए साधन सीमित हैं। यह सभी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष सबसे मूलभूत समस्या है। हमने साधनों के वैकल्पिक प्रयोग की चर्चा भी की है। चाहे कोई अर्थव्यवस्था गरीब हो या अमीर, विकसित हो या अविकसित, यह मूल समस्या सभी अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान रहती है। मतलब अर्थव्यवस्था किसी की, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, विकसित हो या अविकसित हो, सभी के सामने यह मूल समस्या विद्यमान रहती है। साधनों की सीमितता ही हमें चयन करने को विवश करती है। ये साधन सीमित हैं तो हमें तो भी चयन करना पड़ता है। अगर हमारे पास साधन भरपूर मात्रा में हो तो हमें चयन की समस्या नहीं आएगी। नेहा के पास मात्र 1000 रुपये हैं, वह अनेक वस्तुएं क्रय करने की इच्छुक है। उनमें से अपनी इच्छा वस्तु का चयन करना होगा। उसे यह चुनना होगा कि वह अपनी किन इच्छाओं की संतुष्टि करे। प्रत्येक उपभोक्ता को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। यदि इसी प्रकार उत्पाद को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है और यह तय करना पड़ता है कि अपने दुर्लभ साधनों को किस उपभोग में लाया जाए। कल्पना कीजिए साधन सीमित न होते तो फिर भी क्या ये आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती? उत्तर यही है कि साधन दुर्लभ नहीं होते तो फिर भी आवश्यकताओं की संतुष्टि में उनका प्रयोग संभव हो जाता। फिर सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि में उसका प्रयोग संभव हो जाता है। इस प्रकार दुर्लभता तथा चयन की समस्या उत्पन्न न होगी। दुर्लभता ही व्यक्तियों को अपने सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए विवश करती है। साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग को ही साधनों की मितव्ययता कहा जाता है, और जिसका अर्थ साधनों का इस प्रकार न्याय संगत प्रयोग है जिससे सीमित साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब हम करेंगे अब तक तो हमने किया कि अर्थव्यवस्था में जो ये समस्याएं हैं ये उत्पन्न ही क्यों होती हैं। अब हम करते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो हैं क्या। ठीक है, अब तक तो हमने समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं, तो उसके लिए हमने पढ़ा कि जो आवश्यकताएं वह सीमित है, साधन सीमित है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अब हम करेंगे वो समस्याएं हैं कौन सी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को अनंत आवश्यकताओं और दुर्लभ साधनों की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। यह आर्थिक समस्या ही लोगों को सीमित साधनों के प्रयोग के विषय में चयन करने पर विचार करने का विवश करती है। यही आर्थिक समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की जननी है। यह समस्याएं निम्नलिखित हैं, जो देखिए। पहली समस्या क्या है, क्या और किस मात्रा में उत्पन्न करें। सेकंड है कैसे उत्पादन करें। थर्ड है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो सामूहिक रूप से इन्हीं केंद्रीय समस्याओं को संसाधन आवंटन की समस्या का नाम भी दिया जाता है। केंद्रीय समस्याओं को किसका नाम दिया जाता है, संसाधन आवंटन की समस्या का नाम दिया जाता है। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। क्या और किस मात्रा में उत्पादित किया जाए। साधनों की सीमितता ही क्या और कितना उत्पन्न करने की समस्या को जन्म देती है। भी साधन सीमित हैं इसलिए हमें क्या उत्पन्न करना चाहिए और कितना उत्पन्न करना चाहिए, इस समस्या को जन्म देती है। एक उत्पादक को यह तय करना होता है कि उत्पादन के लिए उपलब्ध साधनों को किस प्रकार उपयोग में लाया जाए। उदाहरण के लिए लता एक कृषक है, तो उसके पास एक भूखंड है। उसे यह तो सोचना ही पड़ेगा कि उस भूखंड पर कौन सी फसल उगाई जाए। माना वह गेहूँ और गन्ना उगा सकती है, पर उसके पास उपलब्ध भूमि तो सीमित है। भी फसल तो वो दोनों उगा सकती है, लेकिन मान लो उसके पास किला तो एक है, तो एक किले में दोनों चीज़ कैसे उगाएगी वो। और हर एक फसल की अलग अलग मौसम में उगती हैं। किसी को पानी कम होता है, किसी को खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को पानी की कम ज़रूरत होती है। तो ऐसे सभी को एक साथ उगाया नहीं जा सकता। तो अब उसके पास ज़मीन थोड़ी है और उगा तो 2-3 फसलें भी सकती हैं। तो अब उसे यह तय करना होगा कि वह गेहूँ उगाए या गन्ना, या फिर दोनों। गेहूँ या गन्ना का निर्णय करने के बाद ही वह निश्चित कर पाएगी कि अपनी चयनित फसल को कितनी मात्रा में उगाया जाए। उदाहरण के लिए 10 बीस या 50 क्विंटल। क्या और कितना उत्पादन की यह समस्या प्रत्येक अर्थव्यवस्था को सुलझानी होती है। यह भी तय करना होता है कि साधनों का प्रयोग उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के लिए करे या उत्पादक वस्तुएं, या फिर वैकल्पिक रूप से विलासिता वस्तुओं का निर्माण किया जाए अथवा जन साधारण के लिए उपयोगी वस्तुओं का। कि किस प्रकार उन वस्तुओं का उत्पादन, कितना उत्पादन किया जाए और किस पर उनका प्रयोग किया जाए।
किसी अर्थव्यवस्था को सैन्य सामग्री एवं नागरिक उपभोग सामग्री के उत्पादन के बीच भी चयन करना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में सीमित साधनों के कारण अर्थव्यवस्थाओं को उन संयोजनों के बीच चयन करना पड़ता है जिन्हें उत्पादन करना होता है। मतलब उत्पादन के लिए भी उन्हें चयन करना पड़ता है। ये क्या और कितने उत्पादन की समस्या सरकार द्वारा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन से सुलझाई जाती है अथवा बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतों तथा उन सामान्य की वरीयताओं के आधार पर भी समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब ये भी कर सकते हैं कि अगर मार्केट में गन्ने की कीमत ज़्यादा है तो कृषक क्या सोचेगा कि भाई वो गन्ना उगा ले। गेहूँ की अगर डिमांड ज़्यादा है, उसकी कीमत ज़्यादा है, तो सोचेगा गेहूँ उगा ले। इस तरह से तो उनको उनका सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमें उगानी है, कौन सा मतलब कितना उत्पादन करना है, किस चीज़ का उत्पादन करना है, वो उत्पादन किया कैसे जाए। उत्पादन की तकनीक का चयन कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? उत्पादन की तकनीक का चयन कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से जुड़ा है। उत्पादन की तकनीक का अर्थ किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के कारकों के विभिन्न संयोग से है। प्राय सभी वस्तुओं का एक से अधिक तकनीकों द्वारा उत्पादन संभव है। प्रत्येक उत्पादन विधि में कारकों के भिन्न भिन्न संयोगों की आवश्यकता होती है। उत्पादन की तकनीक श्रम या पूंजी प्रदान हो सकती है। ठीक है, जिस तकनीक में पूंजी की इकाइयों की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग हो उसे हम श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं। दूसरी ओर अपेक्षाकृत अधिक पूंजी का प्रयोग करने वाली तकनीक पूंजी सघन या पूंजी प्रदान तकनीक कहलाती है। मतलब जिसमें श्रम ज़्यादा लगे वो श्रम प्रदान और जिसमें पूंजी ज़्यादा लगे वो पूंजी प्रदान तकनीक कहलाती है। आइए इस विचार को कुछ उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं। लता अपने खेत में श्रम और पूंजी के अनेक संयोजनों का प्रयोग कर सकती है। यदि वह इच्छुक हो तो हल चलाने, बीज बोने, फसल काटने, गेहूँ निकालने के कामों में बैल और श्रमिकों का प्रयोग कर सकती है। यह श्रम प्रदान तकनीक होगी। दूसरी ओर वहीं इन कामों को मशीनों के द्वारा भी संपन्न कर सकती है। इस दिशा में वह कृषि की पूंजी प्रदान तकनीक उपयोग कर रही है। ठीक इसी प्रकार कपड़ा बनाने वाले उद्योग में हथकरघा का प्रयोग एक श्रम प्रधान तकनीक है। जो विद्युत चालित करघा का प्रयोग पूंजी प्रधान तकनीक कहलाएगा। मतलब जो बिजली से मशीनों द्वारा काम करेंगे तो वो पूंजी प्रदान कहलाएगा और जो श्रमिकों से काम करवाया जाएगा कपड़े के जो बनाने का जो उद्योग है उसमें तो हथकरघा यानी कि श्रम प्रदान कहलाया जाएगा। कैसे उत्पादन की समस्या का समाधान का आधार कि किस साधन के किस स्तर का उपयोग द्वारा उत्पादन करना है। प्रत्येक उत्पादक उपलब्ध साधनों से अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। भाई सोचता तो यही है कि मुझे कम साधनों से अधिक उत्पादन मिल जाए, भाई काम जल्दी हो जाए, उसमें पैसा कम लगे, उसको उसकी कीमत ज़्यादा मिल जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए। जो थर्ड समस्या है वो हमारे सामने मतलब अर्थव्यवस्था के सामने क्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन का किस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभाजन किया जाए से है। प्राय व्यक्तियों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं श्रमिक के रूप में नहीं दी जाती। उत्पादन के विक्रय से मुद्रा अर्जित की जाती है। ये चीज़ों को बेच के तो मुद्रा अर्जित की जाएगी। उत्पादन वही मुद्रा राशि उत्पादन प्रक्रिया के योगदान देने वालों के बीच में आय के रूप में भुगतान कर देते हैं। जो मुद्रा हमें मिलती है उसी को उत्पादन प्रक्रिया के योगदान में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनके बीच में भुगतान किया जाता है। मतलब अब किसी उद्योग में जो श्रमिक काम करते हैं तो उद्योग का जो सामान है वो बेचने पर जो पूंजी मिलती है तो वो श्रमिकों में मंथली जो इनकम दी जाती है उसमें उसको भुगतान कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है। व्यक्ति इस प्रकार प्राप्त आय को वह कर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु खरीदते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, भाई जो कमा के लाते हैं तो वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, इसलिए तो कमाते हैं वो। अतः किसके लिए उत्पादन का अर्थ होगा कि किस उत्पादन के साधन को कितना प्रतिफल या पारिश्रमिक दिया जाए, कि भाई किसको कितना वेतन दिया जाए। ठीक है। लता फसल की कटाई दराई के बाद अनाज को बेचकर विभिन्न साधनों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल का भुगतान करेगी। श्रमिक की मजदूरी, भूमि का लगान, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। शेष बची राशि लता को उद्यमी के रूप में अर्जित लाभ होगी। मतलब सारी चीज़ें निपटाने के बाद खेत में जो खर्चा हुआ कि मतलब मजदूरों ने जो काम किया, बिजाई फसल के लिए जो लगा, सब कुछ वो सब का निपटान करने के बाद जो बचेगा वो उसके लाभ के रूप में बचेगा। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने का जोखिम उठाने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। मतलब जो कोई व्यवसाय करता है उसका जो रिस्क लेता है, ये रिस्क लेता है, क्या पता जो उसने व्यवसाय खड़ा किया है वो चले या ना चले। ठीक है, तो वो उद्यमी कहलाते हैं। अब अर्थव्यवस्था की कुछ अन्य केंद्रीय समस्याएं भी होती हैं, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। इसके पूर्व वर्णित केंद्रीय समस्याओं के अतिरिक्त प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अन्य दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे हैं संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की समस्या और संसाधन संवर्धन की समस्या। तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग बताया जा चुका है कि साधन दुर्लभ हैं,
उनका अल्प उपयोग करना नहीं चाहिए, उनका उचित प्रकार उपयोग कर उनमें अधिकतम उत्पादन करना चाहिए। मतलब जो साधन है उनका उचित प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन करना चाहिए उनसे। इस प्रकार संसाधनों के पूर्ण प्रयोग में जो निम्नलिखित निहितार्थ हैं वो देख लेते हैं। निहितार्थ हैं, सभी साधनों का उपयोग हो और संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग हो। मतलब कि सभी संसाधनों का उपयोग हो और उनका उपयोग कैसे हो, दक्षतापूर्ण हो। सभी संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का यूं ही पड़े रहना उन्हें बर्बाद करने के समान है। संसाधनों की बर्बादी से उत्पादन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लो बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हैं, इसका अर्थ है कि मानवीय संसाधनों की बर्बादी हो रही है। यदि किसी कारखाने में हड़ताल हो जाए तो वहाँ लगी पूंजी भी बर्बाद हो जाती है। यदि इन संसाधनों का प्रयोग हो तो अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होगा। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि उनके दुर्लभ संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो, वे खाली न रहें, बेरोजगार न रहें। अब मान लो किसी कंपनी में अगर हड़ताल हो जाए तो कंपनी का काम बंद हो जाता है और अर्थव्यवस्था में इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि साधन जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा ना हो, कंपनियों में हड़ताल ना हो, जो भी आदमी है वो बेरोजगार ना रहें, वो काम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी और उनको भी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। दूसरा है साधनों का दक्षतापूर्ण प्रयोग। चूँकि साधन दुर्लभ हैं अतः उनकी समस्त क्षमता का पूरा प्रयोग होना चाहिए। उनकी उत्पादन क्षमता के प्रयोग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की क्षमता 8 घंटे कार्य करने की है किंतु उसे केवल 4 घंटे का ही काम मिलता है तो ये उस व्यक्ति की क्षमता का अपूर्ण उपयोग ही कहलाएगा। यदि उसे पूरे 8 घंटे का काम मिलता है तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी। कि यही अगर कोई श्रमिक है उसकी जो कैपेसिटी है, उस जो पोटेंशियल है उसकी वो 8 घंटे की है, अगर उसे 4 घंटे में का ही काम मिलता है तो उससे क्या होता है कि उत्पादन में तो कमी होगी और वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो काम कर सकता है बट उसको काम मिल नहीं रहा। संसाधनों की क्षमता के प्रयोग में कमी रहना ही उनकी बर्बादी के समान है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ऐसी उत्पादन विधियाँ अपनानी चाहिए कि सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग संभव हो जाए। दूसरा है संसाधन संवर्धन। इस अध्याय के शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अतः लोग निरंतर अधिक से अधिक वस्तुओं की मांग करते रहते हैं, परंतु इन बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए तो संसाधनों की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि होनी चाहिए, तभी वे बढ़ती मांगों को पूरा कर पाएंगे। सोचना है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की वृद्धि कैसे हो। साधनों की वृद्धि हो सकती है, यदि कैसे हो सकती है साधनों की वृद्धि, संसाधनों में परिमाणात्मक परिवर्तन हो। साधनों में परिमाणात्मक तभी परिवर्तन है जो वो तभी होंगे जब उपलब्ध संसाधनों की मात्रा में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए जनसंख्या वृद्धि से मानवीय पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है। जब जनसंख्या वृद्धि है तो मानवीय पूंजी की मात्रा में वृद्धि, श्रमिक ज़्यादा मिलेंगे, काम करने वाले ज़्यादा होंगे, कंपनियों को, उद्योगों को, व्यवसायों को ज़्यादा भी वर्कर्स मिलेंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के नवीन भंडारों की खोज से भी हमें अधिक मात्रा में संसाधनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो नवीन संसाधनों की जो खोज की जाती है उनके जो भंडारण है उससे भी संसाधनों की मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में संसाधनों की प्राप्ति होती है। दूसरा क्या है, संसाधनों में गुणात्मक सुधार। उत्तम प्रशिक्षण और कौशल विकास के मानवीय पूंजी की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार होता है। मानव निर्मित पूंजी की गुणवत्ता में सुधार प्राय प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से होता है। यहाँ संसाधनों के परिणाम में वृद्धि नहीं होती किंतु उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। उत्पादकता को हम आगत की प्रति इकाई से प्राप्त निर्गत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण, उचित प्रशिक्षण द्वारा पहले 10 इकाई उत्पन्न करने वाला श्रमिक 15 इकाई उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगा, जहाँ श्रमिक संख्या तो वही रहती है पर उत्पादन 5 इकाइयाँ अधिक हो जाती हैं। मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा काम कर पाएगा। तो कहना कि करने वाला तो एक है लेकिन उसका जो काम करने का तरीका है, जो उसकी मेहनत है वो बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अच्छे प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि के आधार पर उत्पादन वृद्धि संपन्न हुई है। भी कोई अपने काम में एक्सपर्ट होगा तो उस काम को जल्दी कर लेगा और किसी को काम कम आता है तो उस काम को करने में उतना ज़्यादा समय लगाएगा। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संसाधन समृद्धि उस समय होती है जब या तो संसाधनों की भौतिक मात्रा में वृद्धि हो जाए या प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करना है उत्पादन संभावना वक्र करना है हमें। तो उससे पहले हम उसकी अवधारणा देख लेते हैं क्या है उत्पादन संभावना की अवधारणा।
विभिन्न संभव विकल्पों में से एक अर्थव्यवस्था यह निर्णय लेती है कि क्या, कितना और कैसे उत्पादन करे और संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए। मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था केवल 2 वस्तुएं चावल और बाईसाइकिल का उत्पादन करती है। उसके पास सीमित साधन है। यदि सभी संसाधनों का प्रयोग करके वह 20 क्विंटल चावल का उत्पादन कर पाती है तो साइकिल का कोई उत्पादन नहीं हो पाएगा। वे सभी साधनों को मिलाकर अगर चावल ही उत्पादन करेगी तो साइकिल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। यदि अधिक से अधिक साधन साइकिल उत्पादन में लगा दिया जाए तो कुछ साधन ही चावल उत्पादन में संलग्न किए जाएंगे। अब जो सारा जो पूंजी है, जो श्रम है, वो साइकिलों के उत्पादन में लगा दी जाए तो फिर चावल उत्पादन कम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि सभी संसाधनों का प्रयोग साइकिल उत्पादन में लगा दिया जाए तो 150 साइकिल उत्पादन होंगे। कोई भी साधन चावल के उत्पादन में नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार सीमित साधनों के वैकल्पिक उत्पादन संभावनाएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न संयोगों में लगाया जाता है, जैसे संभावना वक्र में दर्शाया गया है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक के आधार पर 2 वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। मतलब जो दिए गए हैं, जो 2 वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं के वक्र को प्रकट करता है। ये इस पर 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग प्रदर्शित होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र यह वह ग्राफिक प्रदर्शन है जिस पर केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन किया जाए को प्रदर्शित किया जाता है। वक्र प्राप्त किए जाने वाले विकल्पों को दिखाता है। क्या प्राप्त किया जा सकता है, यह निम्न मान्यताओं पर आधारित है। उपलब्ध साधन निश्चित या स्थिर हैं, तकनीक अपरिवर्तित है रहती है और जो सभी साधनों का पूर्णतः रोजगाररत है। साधनों का कुशलतापूर्वक लगा होना। साधनों में लगे उत्पादन में लगे सभी साधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष नहीं होते, इसलिए यदि उन्हें एक उत्पादन में दूसरे उत्पादन में प्रेषित कर दिया जाता है तो इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अब हम इसकी एक तालिका देखेंगे। उत्पादन संभावना तालिका दी गई है। माना कि किसी अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये 2 वस्तुएं बंदूक और मक्खन है। यह उदाहरण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने दिया है। किसने दिया है? ये बंदूक और मक्खन का एग्जाम्पल है जो किसने दिया है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने दिया है, जिसने 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। सैमुअलसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1969 में, 1969 में। उसने युद्ध सामग्री और नागरिक उपभोग की वस्तुओं तथा बंदूक और मक्खन का उदाहरण दिया है। दोनों वस्तुओं के उत्पादन के मध्य विभिन्न संयोगों को दर्शाते हुए एक तालिका बनाई जा सकती है। यदि सभी साधनों का बंदूक निर्माण में संलग्न किया जाए तो 15 इकाई बंदूक का प्रति वर्ष उत्पादन होता है, जो साधनों का अधिकतम उपभोग है। बंदूक निर्माण से हटाकर साधनों को यदि मक्खन उत्पादन में लगाया जाए तो 5 इकाई मक्खन उत्पन्न होता है। अब सोचना पड़ता है कि साधनों का अंशतः या पूर्णतः किसके उत्पादन में संलग्न किया जाए जिससे अधिकतम लाभ तथा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, और इसके लिए एक तालिका बनाई जा सकती है। मान लीजिए तालिका निर्माण जैसे कि ये संभावनाएं हैं, ये बंदूक की दिखाई गई हैं, ये मक्खन है और ये मार्जिनल जो रेट है वो दिखाया गया है, MRP। ठीक है, और ये आगे हम देखेंगे वक्र सीमा क्या है, उत्पादन संभावना। आधुनिक अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या उत्पादन संभावना तालिका। उत्पादन संभावना तालिका क्या है? PPS, उत्पादन संभावना तालिका। यह उत्पादन संभावना वक्र PPS, उत्पादन प्रोडक्शन संभावना पॉसिबिलिटी, C से कर्व हो गया और S से क्या बनाया इन्होंने, ये तालिका बोलते हैं इसको, सीरीज। PPS दिए गए संसाधनों के उत्पादन तकनीक के साथ 2 वस्तुओं के समूह की वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है। और PPC इस तालिका PPS का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। PPS को उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। जो PPS है, कहाँ है PPS? इसमें इसने लिखा रखा। PPS को उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है और वक्र को रूपांतर वक्र का नाम भी दिया जाता है। वक्र को रूपांतरण वक्र का नाम भी दिया जाता है। दिए गए उदाहरण में यदि मक्खन के उत्पादन को अधिक बढ़ाना है तो बंदूकों के उत्पादन में लगे साधनों को भी मक्खन उत्पादन में लगाना होगा। मतलब अगर बंदूकें बनाने में जो श्रम या और जो पूंजी लग रही है, अगर हमें मक्खन का उत्पादन बढ़ाना है तो उसमें हमें उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका संभावना वक्र है। चित्र जो 13.1 में दिया गया है, AF वक्र PPC है। अब AF कौन सा है हमारा? ये वाला जो वक्र है हमारा, ये वाला। ठीक है, ये क्या है? PPC है, ये PPC। ठीक है, जो क्या है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो वो ये वाला है हमारा। ठीक है, और देखिए
दूसरा क्या कहा है इसने, सभी साधनों को बंदूक उत्पादन में लगा दिया जाए तो बंदूक की 15 इकाइयों का उत्पादन होता है। ये दिखाया गया सारे साधनों को इसमें लगा दिया जाए बंदूक बनाने में तो 15 इकाइयों का उत्पादन होता है और मक्खन का उत्पादन शून्य रह जाता है। फिर ये देखिए, ये नीचे मक्खन दिखाया गया है, ऊपर अगर 15 लगा दिया जाए तो मक्खन शून्य हो जाता है क्योंकि उसका फिर कोई भी उत्पादन नहीं होता। यदि कुछ साधनों को मक्खन उत्पादन के लिए रूपांतरण किया जाए तो उसका उत्पादन शून्य से बढ़कर 1 हो जाता है। यानी कुछ यहाँ पे लगा दिए श्रमिक, कुछ पूंजी यहाँ पे लगा दी तो फिर इसका 1 हो जाता है और फिर बंदूक गिरकर 15 से 14 हो जाएगा, यानी उसमें कमी हो जाएगी फिर, क्योंकि जो श्रम और पूंजी है वो उसमें लगा दी जाएगी तो वहाँ पर कमी तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। अंत में सभी साधनों को मक्खन उत्पादन में रूपांतरित किया जाएगा तो जो वक्र बिंदु F पर पहुँच जाता है, मक्खन का 5 इकाइयों का उत्पादन है। देखो जो F पे पहुँच जाता है, जो ये वक्र है हमारा, ये फिर ए से चलता हुआ F पर पहुँच जाता है और ये फिर शून्य पे हो जाता है। तो ये जो बंदूक का उत्पादन है वो शून्य हो जाता है क्योंकि जो सारा श्रम और पूंजी था वो तो हमने मक्खन बनाने में लगा दिया। तो अब मक्खन का उत्पादन तो 5 इकाइयाँ हो गया लेकिन बंदूक का शून्य हो जाता है। इस प्रकार ABCDEF का बिंदु पद PPC को व्यक्त करता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन से साधनों को दूसरी वस्तु के उत्पादन हेतु रूपांतरण कर दिया जाता है। PPC की 2 विशेषताएं हैं। PPC का नीचे की ओर ढलान वाला होता है। PPC का नीचे की ओर ढलान वाला होता है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें पहली वस्तु के उत्पादन की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हमें किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन को में बढ़ोतरी करनी है तो पहली वस्तु की इकाइयों को कुछ त्याग करना पड़ेगा, यानी कुछ श्रम और पूंजी हमें उसके उत्पादन में लगानी पड़ेगी। PPC उद्गम बिंदु के अवतल होता है। तो आपने देखा है कि मक्खन की कुछ इकाइयों के उत्पादन के लिए बंदूक की कुछ इकाइयों का त्याग किया गया है। एक वस्तु के उत्पादक साधन को कम कर दूसरी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। इस तरह साधनों के रूपांतरण जो सीमांत दर है वो बढ़ती जाती है और अंत में उस बिंदु पर पहुंचता है जहां दूसरी वस्तु के उत्पादन से लाभ मिलने लगता है। MRT PPC में होने वाले परिवर्तन की दर को मापता है और उसके ढाल की माप करता है। चित्र 1 में हमने देखा कि जब हम मक्खन की 1 इकाई में वृद्धि करते हैं तो बंदूक उत्पादन की कई इकाइयों को घटाना पड़ता है। इस प्रकार वक्र पर MRT बढ़ जाती है, जो मार्जिनल रेट है वो बढ़ जाता है। जैसे देखो क्या है, ये ये MRT है मक्खन में, तो उसका हम क्या करेंगे, बंदूकों में परिवर्तन करेंगे, उसकी 1 इकाई में परिवर्तन करेंगे। निम्न वक्र मान्यताओं पर आधारित है। उत्पादक घटकों की मात्रा पर स्थित है। पूर्ण रोजगार तकनीकी परिवर्तित रहती है। अर्थव्यवस्था में 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है। जब रूपांतर रेखा की सीमांत दर दोनों वस्तुओं में समान रहे या उत्पादन स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हो रहा हो तो PPC एक सरल रेखा होती है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर बाएं से दाएं होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर और बाएं से दाएं होता है। इसका कारण है कि जो उपलब्ध साधनों के अधिक उपयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। वस्तु X का उत्पादन तभी अधिक किया जा सकता है जब दूसरी वस्तु Y का उत्पादन कम किया जाए। इसी कारण यह है कि X वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए Y वस्तु की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। X वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए अवसर लागत Y वस्तु के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति है। आर्थिक विकास की स्थिति का विश्लेषण PPC को खिसकने पर किया जाता है, जो पूंजी स्टॉक की वृद्धि, निवेशों और परिवर्तन में तकनीकी सुधार आदि से परिलक्षित होता है। तो भाई आज था ये हमारा जो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्यों उत्पन्न होती हैं और वो समस्याएं कौन सी हैं ये हमने पढ़ा। हमने संभावना वक्र भी पढ़ा है। संभावना वक्र में क्या पढ़ा है हमने कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें मतलब हर एक के सामने 2 की जो चीज़ें हैं 2 का मान लो, जैसे किसान का उदाहरण दिया गया है इसमें, या फिर किसी उद्योग का लगा लो, जैसे कि सैमुअल्सन ने दिया गया है बंदूक और मक्खन का। बंदूक है जैसे क्या है वो युद्ध सामग्री है, युद्ध में युद्ध का यूज होगा, और मक्खन क्या है वो एक मतलब घर परिवार में यूज होने वाली सामग्री है। तो ऐसे ही अगर हमें बंदूकों की जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमें मक्खन की जो क्वांटिटी है उसके जो उद्योग में जो श्रमिक और पूंजी लगती है उसको कम करना पड़ेगा और बंदूकों में लगा देना पड़ेगा, जिससे कि बंदूकों की इकाई बढ़ सके, उनको ज़्यादा मात्रा में बनाया जा सके। लेकिन जब उनकी डिमांड कम होती है तो हम उसको मक्खन में ज़्यादा साधनों का यूज़ करके उनको उसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं। ठीक है।
तो आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।